Yes, stage is yours. उठे जब खबर उठे के अब है सिंघम नाव अगर चले नाम अगर चले बस कहर चले जब अब है सिंघम। Yes, thank you. Good morning all. Yes, such a warm welcome for me, sir. Yes, डॉक्टर सुधीर सर, बहुत ही अच्छा होस्टिंग रहा। मैं आपको 007 हर बार कहता हूँ, तो बहुत बढ़िया आपका स्टाइल है, लुक है और आवाज तो उससे बढ़िया है सर। और आज का वर्कआउट तो डबल एस ने बहुत अच्छा लिया, सारिका और शिल्पा मैडम ने, जैसे उनको मैं हर रोज बोलता हूँ, माँ जिजाऊ और रानी लक्ष्मीबाई इस फोरम के हैं, तो जबरदस्त सबको एक एनर्जी देते हैं और एक फिटनेस भी जबरदस्त मेंटेन करते हैं। यस, तो शुरुआत करने से पहले मैं हर रोज की तरह बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। श्री गणेश मैं करूँ एक राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव राष्ट्र की वंदन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ बास्केट के ऊपर आए हुए सभी महानुभावों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यस, धन्यवाद। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, तो जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स यानी ज्येष्ठ नागरिक में जो भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं उसके ऊपर हम थोड़ी बातचीत करने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए कि हर एक का बाल्यावस्था, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर बाद में वृद्धावस्था, ये तो अवस्था सबके जिंदगी में आने वाले हैं और हमें भी वो फेज से सबको गुजरना पड़ता है। इसलिए ये खाली हमारे माता पिता या बाकी हमारे घर में जो भी ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए भी नहीं है, तो खुद के लिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि अगर इसके बारे में अगर हमें पता चला तो हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से हम लास्ट तक हम अपना स्वावलंबी जीवन जी सकते हैं। कैसा है कि हमारी संस्कृति बोलती है कि स्वावलंबन में ही सुख है और परावलंबन में ही दुख है। तो ये यहाँ पे हमें कैसे स्वावलंबी बनना चाहिए, इस तरह का जो हमें यहाँ से हमें ये मिलने वाली है जानकारी। तो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एक हमारे संस्कृति में श्लोक है कि न दे आयासेन मृत्यु, न दे दैन्य जीवनम, न दे आयासेन मृत्यु, देहांते तव सानिध्यम देही में परमेश्वर। मुझे न दे दैन्य जीवनम यानी जीवन में मुझे कठिनाई, दुख, आर्थिक दारिद्र्य वगैरह बाकी ऐसे मत दे। और न दे दैन्य जीवनम, न दे आयासन मृत्यु यानी मृत्यु के समय बहुत तड़पा के मुझे मृत्यु मत दे। और देहांते तव सानिध्यम देही में परमेश्वर यानी मृत्यु के लास्ट में मुझे भगवंत आपका सानिध्य दे, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जब मृत्यु के लास्ट में अगर हमें भगवंत मिलते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसे इस तरह से जैसे कर्ण को भी श्री कृष्ण रथ से उतर के उनके मांडी पे लिया था, फिर वो गति प्राण हुए थे, फिर बाद में वो मोक्ष प्राप्ति को गए। इस तरह से अलग अलग आख्यायिका है। तो ये नजरिया हमारे आध्यात्म की दृष्टि से थोड़ा सा हमारे ओल्ड एज के लोगों के लिए रहता है। ज्येष्ठ नागरिक, इन्हें ज्येष्ठ नागरिक कहा जाता है। कि महाभारत में एक श्लोक मिलता है कि उसमें बताया गया है कि जिस सभा में ज्येष्ठ नागरिक नहीं है वो सभा ही नहीं है। क्योंकि कैसा रहता है कि ज्येष्ठ नागरिक के पास अनुभव रहता है और उनके पास ज्ञान का भंडार रहता है, उनके पास जो भी कुछ है वो दिशाएं रहती है इस तरह से। लेकिन जो थोड़ा यंग रहते हैं उनके पास एनर्जी रहती है लेकिन दिशा नहीं रहती, अनुभव नहीं रहती। तो वो जो एनर्जेटिक है, जो कुछ करने की एक चाह रखते हैं, तो उनकी अगर गति है उनके पास लेकिन अच्छा तरीके से डेस्टिनेशन, अनुभव और दिशा नहीं रहती है, तो ज्येष्ठ नागरिक उनको सही तरीके से दिशा देके उनसे अच्छी तरह से काम करवा लेते हैं, जिसकी वजह से खुद का, परिवार का, समाज का और देश का वो भला कर सकते हैं। और कहीं पर दूर जाके फिर गलत रास्ते पे जाने के बाद फिर से वापस आने में कोई ये नहीं है। इसलिए हर एक के घर में जो भी ज्येष्ठ नागरिक है तो उनकी सेवा करें। हर कोई उनके साथ अगर काम करने से पहले उनसे बातचीत करके अगर करते हैं तो उनका अनुभव 100% उसको इनके बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण याद आते हैं। और इस तरह से कि हमारे जो संस्कृति ने कुछ आश्रम बताया है कि वो आश्रम जैसे है कि
पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम, अगर जिंदगी के हमने 100 साल अगर बनाए हैं तो पहले 25 ईयर जो रहते हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में हम क्या करना चाहिए कि ज्यादा सब कुछ त्याग करके हमें ज्यादा हमारा स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, शिक्षण, परोपकारी शिक्षण की जो खुद का भी करते करते परमार्थ भी हम कर सके, लोगों की सेवा कर सके, इस तरह का स्किल डेवलपमेंट हमें होना चाहिए। इस तरह से जैसे यहाँ पे हम जो जुड़ चुके हैं सब लोग, तो हमारा मिशन क्या है कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, यानी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जाते टाइम कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम, इस ध्येय से हम अगर जाते हैं तो खुद का भी भला और इतरों का भी हम भला करके एक अच्छा सदगति को और हमारे जीवन की उन्नति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में पूरी तरह से हम खुद के जो परिवार है और बच्चों को पढ़ाना, उनको डेवलप करना, उनको समाज उपयोगी बनाना, ये सब चीजें हम गृहस्थ आश्रम में करते हैं। फिर बाद में वानप्रस्थ आश्रम जब आता है हमारा, तो अगला 25 से लेके 50 से लेके 75वां, तो वानप्रस्थ आश्रम में खुद का घर देखते देखते समाज की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे जब तक कुछ ना कुछ एक आइडियल स्टेज पे आ चुके होते हैं, और कहीं ना कहीं हम जब हम वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो हमारे बच्चे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो एक बार हम उनके शादी करवा देते हैं तो हम थोड़ा सा कर्ज मुक्त या ऋण मुक्त हो जाते हैं, या हमारा थोड़ा सा कर्तव्य है वो थोड़ा सा हम उससे कर्तव्य को हम प्राप्त करते हैं, तो बाद में हम थोड़ा सा खुद के कुटुंब के साथ समाज की तरफ ध्यान देना, ऐसी हमारी संस्कृति कहती है। कि जैसे यहाँ पे महाभारत में जब 5 पांडव ने जो अज्ञातवास में गए थे, फिर बाद में आने के बाद श्री कृष्ण के साथ मिलकर उन्होंने कौरव के ऊपर विजय प्राप्त करके पूरा राज्य उन्होंने कमाया था, और जब कुंती ने ही उनको धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उनको आदेशित किया था, लेकिन जब उन्हें पूरा साम्राज्य मिला तो कुंती अपना बैग भर के निकल रही थी, तो अर्जुन ने पूछा था कि आप कहाँ जा रही है कुंती माँ, अभी तो हमें पूरा ऐश्वर्य मिला है बाकी ये सब, तो बोल रही कि मैं अभी वानप्रस्थ आश्रम में हूँ और संन्यास आश्रम में मैं प्रवेश करने वाली हूँ, तो मुझे ये सब सर्वसंग परित्याग करके इसमें मुझे कहीं अटकना नहीं है, तो आप सब ये करिए और मैं वन में जाके मेरा आगे का जो भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है मैं वो ढूंढने वाली हूँ, और मेरा कर्तव्य मेरा पूरा हो चुका है। तो इस तरह से वो इतना त्यागी महान थे कि अभी हमारे जैसा अगर कोई रहता तो बोलता था कि इतना बड़ा साम्राज्य मिला है तो मैं ऐश करूंगी। अभी देखेंगे कि 100 साल के ऊपर भी अगर बूढ़ी औरत रहती है तो भी उसको क्या होता है कि पूरे घर का जो चाबी रहती है वो उसके कमरे में लगी रहती है, कि वो जब करती है तभी वो अपने सुन को या बुलाला जैसे हमें हमारी लड़की को हम वो चाबी देती है, यानी घर का पूरा कारोबार 100 साल होने के बाद भी वो यहाँ पे रहती है, यानी उसका जो सर्वसंग परित्याग होना चाहिए संन्यास आश्रम में, तो वो नहीं होता, क्योंकि हमारी संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए तो पूरे जिंदगी अच्छी जाने के लिए हमें एक अध्यात्म की झालर हमारे जीवन को होनी चाहिए, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो वृद्धावस्था है तो वो एकदम कूलली या बिंदास बने जा सकता है, क्योंकि जिसको अध्यात्म का या आत्मा का ज्ञान हुआ है वही समझ सकता है कि ये शरीर यानी मुझे इस धरती पे मिला हुआ एक वाहन है, जिसकी वजह से मुझे इस शरीर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो मेरे मूल उद्देश्य है वो प्राप्त करने के लिए मुझे ये शरीर मिला है, ये वाहन मिला है, मुझे छोड़ के जाना ही है। लेकिन मैं खुद कौन हूँ? तो मैं एक परम पवित्र ऐसी आत्मा हूँ जो सर्वशक्तिमान है, और मैं उसी ईश्वरीय शक्ति का अंश हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर मैं अमर ऐसी सर्वशक्तिमान दिव्य आत्मा हूँ, मैं इस पंच सृष्टि का मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। जब वो उसे समझ में आता है तो वो बिंदास से लेके उसको विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुता निर्माण होती है। फिर वो खुद अपने शरीर को एक आनंद से परित्याग वो लास्ट में कर सकता है, और वो किसी जिंदगी के जो भी कुछ ये है उसमें अटक नहीं सकता। जैसे बोलते ना कि क्या एक उदाहरण हमारे महाराज लोग हर बार देते रहते हैं कि किस तरह से कि एक बार 105 वर्ष की एक बूढ़ी औरत वो जा रही रहती है, और आखिर में उसकी लड़की उसके सर के पास बैठती है, 4 लड़के बाजू बाजू में बैठते हैं,
फिर वो उसकी सेवा करते रहते हैं, आखिरी समय आ जाता है, फिर बाद में वो प्राण त्यागने वाले रहते हैं, तो सब वो उसको थोड़ा पानी पिलाते हैं, उसका ये, फिर बाद में वो उसका ध्यान उसके घर के दरवाजे की तरफ बाहर रहता है, जाते जाते सभी तरफ। तो क्या होता है कि वो उधर देख के ऐसे थोड़ा झटके देते देते बोलती है, वाके वाके वाके, ऐसा। तो सब लड़के लोग बोलते हैं कि अरे देखिए, लास्ट में जाते टाइम हमारे माता जी बोलती है कि वासुदेव केशव, ऐसा नाम मेरे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन लड़की बहुत होशियार रहती है, वो देखती है पूरी जिंदगी में उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, ये आज कैसे बोल रही है। फिर बाद में उसकी आंखों की तरफ देखती है और बाहर दरवाजे के बाहर देखती है, तो वहां पे जो एक वासुर रहता है, गाय का बछड़ा, वो केरसुनी खाते रहता है। तो केरसुनी खा रहा है बोल के वो बता रही थी कि केरसुनी खा रहा है, उसकी वो निकाल लो। तो इस तरह से वो जाते वक्त भी हम हमारे जो भी कुछ है वो हमारे बहुत सारे आशाएं बाकी रहती है, और ये आशा ही हमें पुनर्जन्म के लिए, इच्छा ही जो रहती है हमारे, वो फिर से पुनर्जन्म हम लेने में मदद करती है। जैसे और एक व्याख्या का ऐसा भी थे कि जब एक ऋषि जी थे और वो प्राण त्याग करने के बाद वो मोक्ष प्राप्ति को जा रहे होते, लेकिन क्या होता है कि उनकी नजर एक बाजू में एक अच्छा बेर रहता है और बेर के ऊपर गिरती है, और उसके मन में लास्ट में इच्छा पैदा होती है कि शायद मैं ये बेर खाता और मुझे मिलता तो बहुत अच्छा होता, कितना अच्छा बेर है। और वो ऐसा बोलते बोलते प्रसंग वो अपना प्राण त्याग करता है। दूसरे ऋषि आते हैं कि मोक्ष प्राप्ति को क्यों नहीं गया, फिर बाद में उनको समझ में आ जाता है कि वो बेर की तरफ देखते देखते उसने अपने देहांत कर दिया था उसने। फिर उसको समझ में आता है ऋषि को, फिर वो क्या होता है कि उसका जो नेक्स्ट योनि जन्म लेती है, तो बेर में आड़ी बन के वो जन्म लेता है। तो इस तरह से हमें सर्वोत्तम परित्याग और मुक्ति से जब हम आते हैं, तो एक वैराग्य जब हमें प्राप्त होता है, तो हम एक अच्छा वृद्धावस्था में जी सकते हैं इस तरह से। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करते करते आपसे बात करना चाहूंगा। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे ये हमारा पहले तो हम इस फोरम से डॉक्टर अरमा मोरे मैडम जुड़ चुके थे, और यहाँ पे आने से हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ अपने फोरम के ऊपर सभी प्रकार के जो हमारे भाई बहन बंधु भगिनी सब है, जिसलिए हम बोलते हैं कि भिन्नासुद्धा भाषा, भिन्नासुद्धा एक वेश, एक संस्कृती, एकच गाणे, भारत आमचा देश। इस तरह से अपना सभी का मकसद है, आवर पर्पज टू मेक द वर्ल्ड इंडियन हैप्पियर। अब जो भी कुछ यहाँ पे एक गोल लेके आए हो, तो वो गोल जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। ये अपना मोरे मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल, न्यूट्रिशन सेंटर, ये हमारे जो मेंटर्स है, कि जहाँ पे भाग्यश्री मैडम और हर्षद राहकर, जिन्होंने ये हेल्थ बास्केट फोरम की स्थापना करके हम उससे जुड़ के ये अपना जो मिशन है वो ज्यादा करके टू मेक द वर्ल्ड इंडियन हैप्पियर से जुड़ चुके हैं। और ये मेरा बिफोर का फोटो, जहाँ पे जो मेरा पेट था, जैसे हाथ पाई दिसती काड़ा पोटे भाषे जैसा नगारा, ऐसी मेरी अवस्था हुई थी। मुझे लगता था कि जितना बड़ा पेट है उतना बड़ा मैं शेर बन चुका हूँ। लेकिन हालांकि निजी जिंदगी में मैं, मुझे जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट भी बन चुका था। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, ये भी ऊपर के साइड पर रहता था। फिर बाद में इस फैमिली फोरम से जुड़ने के बाद मैं पूरा एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग मोड पे आ चुका हूँ, और फिर बाद में यहाँ पे एक अच्छा अपना लाइफस्टाइल एडप्ट होने के बाद एक सकस संतुलित आहार, पोषक तत्व, और यहाँ पे एक्सरसाइज, मॉर्निंग वर्कआउट, ये सब करते करते मेरा कब अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। देखिए कि पहले तो मेरी ऐसी अवस्था थी, जैसे छोटे बच्चे चिंगम खा के चगल चल फेंक देते थे, और टेढ़ी मेढ़ी अवस्था हो चुकी थी। लेकिन चिंगम से लेकर सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो इसी फैमिली के सभी मेरे मेंटर्स, मेरे सीनियर्स और मेरे सब भाई बहनों के साथ में जो एक्सरसाइज करता था मॉर्निंग में करता हूँ, तो इसकी वजह से ये सब ये हमारे कुछ अपलाइंस है, जिनकी वजह से हम ये फोरम से स्पॉन्सर्स है। यस। और ये हमारे दोनों ने चंगो मंगू की जोड़ी से लेकर एक आदर्श जोड़ी हमारी बन चुकी थी। बच्चों में भी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करके एक बहुत बढ़िया उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और उनका शारीरिक और मानसिक दोनों भी ग्रोथ हो चुका है। कि आज के जो होस्ट कर रहे थे डॉक्टर सुधीर सर, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कुछ छोटे बच्चों के लिए सेशंस लेते हैं, और वो सेशंस में वो बच्चों को अच्छा गाइडेंस टिप्स देते हैं, और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए उनको बहुत बड़ा वो साबित होता है, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक ग्रोथ तो नहीं तो मानसिक भी ग्रोथ अच्छी तरह से होके वो उनके मार्क्स में भी बहुत बड़ा इजाफा करते हैं, और जबरदस्त एक आइडियल पर्सनैलिटी, व्यक्तिमत्व विकास को बन के खुद को एक अच्छा डेवलपिंग करने में मदद कर देते हैं। तो इस तरह से पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो चुका था। शायद हम यहाँ इस जगह जुड़ते नहीं थे,
तो मेरा वजन और 5-10 किलो बढ़ के मुझे छोटा मोटा अटैक आ सकता था, शुगर की गोली भी शुरू हो सकती थी। लेकिन शुक्र है भगवान कि हम यहाँ पे अटैच हुए, और देखिए किस तरह से छोटे बच्चों में भी ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त हुआ, और पूरे परिवार और हमारे माता पिता सास ससुर ये सभी, हम एक फिट एंड फाइन लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सभी जो भी कुछ इशू होने वाले थे वो उससे हम दूर भाग गए। ये हमारे मैडम जिसका स्किन रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है, और ये देखिए चिंगम से लेके सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी के सहकारी आशीर्वाद की वजह से हेल्दी फैट लॉस हुआ है, और हेल्दी उसके साथ मसल गेन और वेट गेन भी हो चुका है। तो इस तरह से कुछ किताबें हमने लिखी थी। ये नया किताब आरोग्य का संविधान जो है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वहां से ओनर से मंगा सकते हैं। अच्छी तरह से आपको गाइडेंस भी मिल सकता है। यहाँ पे फिटनेस में इतना अच्छा हमने मुकाम हासिल किया था कि मैं पूरे इंडिया में झारखंड फास्टेस्ट चैलेंज जो मिलिंद सोमन जी, जो पैशनेटेड एथलेट्स और पायनियर ऑफ पिंक पाइथन के जो है, उन्होंने वो कंडक्ट किया था। वहाँ पे मैं पूरे इंडिया में 3 डॉक्टर में आया था, और वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं ही फर्स्ट हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने आप ही ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहीं हम फर्स्ट आने के लिए या सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन हमने खाली हमारा काम कर दिया, फिर बाद में अपने आप ये सब रिजल्ट आने में मदद हो गई। इस तरह से हम आइडियल पर्सनैलिटी बोल के जब हम समाज में रहते तो अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स अवार्ड भी हमें मिलते हैं, और कुछ हमारे मैडम्स को भी अवार्ड रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, जो आरोग्य दूत बोल के पुलिस प्रवाह का, और बहुत सारे इनाम भी उन्हें मिले हैं। तो ये सब जो रिजल्ट है वो टिपिकल है कि हम किस तरह से पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पे जुड़ते हैं, किस तरह से हम पूरा यहाँ पे आके अपना सिंपल एडवांस और अल्टीमेट प्रोग्राम हमारे मेंटोर से जान के शुरू करते हैं, और किस तरह से मॉर्निंग कॉल इवनिंग कॉल में रह के हम खुद का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर के लिए हम जुड़े हैं, क्योंकि आगे के डॉक्टर का ही नाम है डेकर, तो लोगों को मार्गदर्शन करना। तो इस फोरम के ऊपर हम अच्छी तरह से डाइट प्लान, जो 5 पिलर ऑफ द हेल्थ है, वो अच्छी तरह से हम गाइड करते हैं। यहाँ पे हम कुछ हमसे धर्म संस्थापन का भी कार्य होता है, जो हमारा धर्म रहता है, जो कर्म जो बोलते हैं ना, यहाँ से होता है। कहाँ आप सभी लोगों से मैत्री होती है, कुछ अर्थ प्राप्ति होती है, यश प्राप्त होता है। हम आपसे जब कुछ बातों पे डिस्कस करते हैं तो हमारा कर्म अभ्यास भी होता है, और हमारा खुद का भी नॉलेज बढ़ता है। और इसलिए हमारा जो भी कामना है कि जो दुखी पत्ती कष्टी जो लोग हैं उनके दुख को दूर करने की, और इस फोरम से हम जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन भी था कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, और कॉर्पोरेशन जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको स्वस्थ रखना, और जो बीमार है उनको भी स्वस्थ बनाने की कोशिश करना, ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होने के बाद ये जबरदस्त हो जाता है। तो ये हमारे लीडर्स है कि जिन्होंने लोगों की केयर करने के बाद ही हमारी केयर हो सकती है। इसे ही बोला है कि समाज के सुख में ही हमारा खुद का सुख डिपेंड रहता है। यस, तो देखिए कि किस तरह से जेनेटिक प्रॉब्लम में एजिंग इज नॉट लॉस्ट यूथ बट अ न्यू स्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ। तो इस तरह से हमें एक अपॉर्चुनिटी वो समझना चाहिए। और इस तरह से देखिए कि कैसे बताया यहाँ पे, वन हु ऑलवेज सर्व एंड रिस्पेक्ट एल्डरली इज ब्लेस्ड विद 4 थिंग्स। यानी जब हम जो हमारे एल्डरली है, जो ज्येष्ठ नागरिक है, जो हमारे माता पिता है, जो भी कुछ समाज में जो ज्येष्ठ नागरिक है, तो उनको जब हम ओल्ड एज है तो उनके हम रिस्पेक्ट करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें लॉन्ग लाइफ, एक दीर्घ आयुष्य मिलता है उनके आशीर्वाद से। हम उनका जो तजुर्बा है, अनुभव जब देखते हैं तो उनसे हम शहाने बनते हैं, विजडम हमें आता है, विवेक निर्माण होता है, एक फेम कीर्ति हमारी होती है, पावर आ जाती है हमें। तो इस तरह से अबाउट 60 ईयर्स अलग अलग प्रकार का एजिंग जो बताया गया है कि प्रोग्रेसिव स्टेट बिगिनिंग फ्रॉम जब हमारा कंसेप्शन होता है, माता के पेट में जब गर्भधारणा होती है हमारे, वहां से लेके जब डेथ तक का जो प्रोसेस रहता है, तो उसमें जो भी कुछ फिजिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस हमारे इसमें होता है, तो एजिंग में आ जाता है। तो इस तरह से अभी अगर वर्ल्ड में देखी जाए तो जब 600 मिलियन पीपल जो रहते हैं वो 60 ईयर्स के अबव है, अभी वो उनका आंकड़ा जो है तो वो 2 बिलियन के भी ऊपर जाने वाला है जो 2050 में। तो देखिए कैसा है कि पॉपुलेशन एजिंग इज कैरेक्टरिस्टिक बाय इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ, अगर जैसे जैसे ओल्ड एज पीपल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आधुनिक शास्त्र ने बहुत बढ़िया प्रगति की है, जिसकी वजह से जो भी कुछ आधुनिक तंत्रज्ञान आए, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डेथ जो होते थे पहले महामारी में, पहले जैसे लोग हर एक के घर में 5-5, 6-6 या 10-10 बच्चे रहते थे, और वो बड़े कितने होते थे, 2 या 3 ही बड़े होते थे, और बाकी सब
बड़े होने तक 18 वर्ष के होने तक कुछ ना कुछ डिसीज की वजह से, कुछ ना कुछ उनको संसर्गजन्य आजार की वजह से, बचपन में उनको डायरिया, गैस्ट्रो, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो अलग अलग होके वो गुजर जाते थे। लेकिन उनके सभी के ऊपर रिसर्च के तहत बहुत अच्छी तरीके से इम्यूनाइजेशन आया है। सबसे बड़ी इसकी वजह से डेथ रेशियो कम हो चुका है, और डेथ रेशियो कम होने के बाद मृत्यु का प्रमाण कम हुआ है, लेकिन जन्म का प्रमाण तो उतने प्रकार का रहा है। लेकिन कैसा होता है कि जब ओल्ड एज लोग हो जाते हैं तो उनमें जो भी कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस उनके ज्यादा होते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, डायबिटीज है, अल्जाइमर्स डिसीज है, यानी कुछ मेंदू के प्रॉब्लम, एजिंग एसोसिएटेड मेंटल हेल्थ कंडीशन, कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी उसके कुछ दमा, बाकी जो सीओपीडी वगैरह बाकी बोलते हैं, तो मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम्स आ जाता है, वीकनेस वगैरह बाकी इतना नहीं। ये सभी प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में आ जाते हैं। आपको हमें पता है कि 60 इयर्स अबव जो भी पर्सन है उनको ओल्ड एज में लिया जाता है। अब देखिए जैसे कि यंग ओल्ड एज में 60 to 70 इयर्स, और ओल्ड एज में 70 to 80 इयर्स, और ओल्डेस्ट ओल्ड एज 80 अबव में आ जाते हैं। तो इस तरह से उनका डिफरेंशिएट किया है। तो आपको पता है कि हमें पता है कि जो हेल्थ की डेफिनेशन जब हम बोलते हैं कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ द डिसीज, यानी जो भी आध्यात्मिक सुस्थिति हमारे जो शरीर की है वो इम्पोर्टेंट रहती है। तो एखादा आजार तो अपंगत्व नसना ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए बताया कि आरोग्यम धन संपदा हमारी संस्कृति बोलती है, क्योंकि जो भी हमारी शाश्वत संपत्ति है वो हेल्थी है, और शीर सलामत तो पगड़िया 50। पुनः हमें पैसा मिलता है, मित्र मिलते, बाकी सब चीजें मिलती, लेकिन शरीर पुनः पुनः मिलता नहीं है। इसलिए विशेष शरीर की तरफ ध्यान दीजिए, ऐसा ही बताया है। और एक हमारा शरीर एक चमत्कार है कि जैसे एक निसर्ग में सबसे बड़ी कलाकृति अगर कोई रहेगा तो हमारा मनुष्य शरीर है, कि जिसमें युधिष्ठिर ने जब व्यास से ये पूछा था तो व्यास ऋषि जी ने बताया था कि इस संसार में सबसे बड़ा अगर कलाकृति ईश्वर की कोई है तो न मनुष्यात ही श्रेष्ठतम किंचित, ऐसा बताया था कि मनुष्य शरीर ही सबसे बढ़िया है। और वो मनुष्य शरीर में हम जब जन्म लेते 80 दशलक्ष योनीच्या, जो बोलते ना कि देव रंगारी रंगारी त्रिभुवनाचार्य दंड करी 184 लक्ष योनीचे ठसे वेगळाले केले कसे, ऐसे अलग अलग ये है। और ये शरीर में 60 लाख दशलक्ष के भी ऊपर पेशी है, और बहुत ही अलग अलग हमें पता है कि पंच ज्ञानेंद्रिय से लेके हमारे मसल्स, हड्डी कितना है ये स्वयं चलित है। लेकिन ये सब फोकस मिलने की वजह से हम उसकी तरफ ध्यान ज्यादा देते नहीं है। और अलग अलग ये जैसे बाल्य, तरुण, प्रौढ़ और वृद्धावस्था तक हमने इसका भी ये जैसे किया है। लेकिन कैसा है कि वृद्धावस्था ये जो रहती है कि एक आने के बाद वृद्धावस्था तो सबकी जिंदगी में वो आने वाली है। लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ते जाता है, हमारा जो एजिंग होता है, तब जो भी हमारे तान तनाव है, पर्यावरण आजू बाजू का है, जो जीव जंतु है, प्रदूषण है, वांशिक जोश है, इसकी वजह से अलग अलग उनको एक प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से उनका जो भी कुछ जीव जंतु का वगैरह बाकी हम कर सकते हैं उपचार पूरी तरह से, लेकिन जो उनको होने वाले हाइपरटेंशन है, जो अबव 40-50 से आगे होने के बाद जो भी हार्ट डिसीजेस है, डायबिटीज है, कैंसर तक जो भी है, तो उनके बारे में अभी भी एलोपैथी में पूरी तरह से उपचार नहीं है। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसकी वजह से हमें उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा उनको ये उम्र में जब जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी ज्यादा चलने के बाद उसके टायर घिसते हैं, तो वैसे पूरे सांधे में उनको डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं, और उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात जैसे बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की बद्धकोष्ठता, दृष्टि क्षीण हो जाना, यानी मोतीबिंदु वगैरह बाकी हम बोलते हैं। और फिर बाद में दमा, श्वास, अलग प्रकार के कैंसर, पैरालिसिस, मतिमंदत्व, स्मृति भ्रंश, ये सभी चीजें ओल्ड एज के साथ होना शुरू हो जाती है। तो ये सभी चीजों के ऊपर हम प्रतिबंध करके अच्छी तरह से लास्ट तक कैसे फिट एंड फाइन रखी जाए, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे उनके 6 उपाय उनके बारे में बताया गया है कि जिस तरह से पूरा रेस्ट उन्होंने ले जाए, फिर बाद में रोज आठवड्यातून जैसे बोलते हैं ना 5 दिन 20 मिनट के ऊपर उन्होंने एक्सरसाइज करना चाहिए। योग्य संतुलित सात्विक व चौरस आहार, जो पोषक तत्व न्यूट्रिशन वो लेना चाहिए। सकारात्मक विचार सरणी यानी पॉजिटिव एटीट्यूड उनका रहना चाहिए। जो खुद की शरीर की और परिसर की जो भी है वो स्वच्छता रहना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता से आरोग्य और समृद्धि बढ़ती है। फिर वो ये उम्र में ज्यादा
मानसिक तान तनाव डिप्रेशन की वजह से व्यसन की ओर वो चलना शुरू हो जाते हैं, तो वो व्यसन से भी दूर उनको रहना चाहिए। कि ये उम्र में अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो टाइम को पे उनको विश्रांतियां करने मिलती है, वो रात में नींद उनको ज्यादा तरीके से नहीं आती है, तो उनकी लाइफस्टाइल अगर और भी गतिमान रहेगी, और जो वहाँ का एनवायरमेंट है, हवा पानी अन्न वो प्रदूषित रहता है, उनको कुछ व्यसन अगर रहते हैं सिगरेट दारू तंबाकू बाकी ये सभी चीजों का, तो ये उम्र में कैसा है कि छोटे बच्चों में कफ का काम रहने की वजह से उनके शरीर की वृद्धि होती रहती है, और तरुण अवस्था में पित्त का काम रहने की वजह से क्या होता है कि वो मेंटेन रहता है। लेकिन ओल्ड एज में वात का प्रभाव ज्यादा रहता है शरीर में त्रिदोषों में, तो वात में क्या होता है कि डीजेनरेटिव चेंजेस और जल्दी जल्दी बल का ह्रास होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे ज्यादा हमें शरीर का रक्षण करना चाहिए। तो व्यसनाधीनता में क्या हो जाता है कि जल्दी से वो शरीर दुर्बलता की ओर चला जाता है और अलग अलग डिसीजेस होकर हमें अकाल मृत्यु आ सकती है। तो व्यायाम एक्सरसाइज फास्ट फूड अगर ज्यादा हम खाते हैं, ये जो भी सभी हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है। अगर ये उम्र में टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाके हमारे हेल्थ चेकअप वगैरह बातें करवाते हैं, डॉक्टर के साथ साथ आप वेलनेस फिटनेस जो हमारे कोचेस है उनके पास जाके किस तरह से हम फिट एंड फाइन रखना चाहिए, किस तरह से मैं खुद को एक स्वावलंबी बना के रखूं, इस तरह से अगर उनकी सोच रहती है तो वो लास्ट तक वो खुद का काम खुद कर सकते हैं, और एक मृत्यु सोहरा भी वो अच्छी तरह से वहां तक पहुंच सकते हैं खुद के स्वावलंबन की ओर तक। यस, इलनेस ओल्ड पेशेंट जैसे इलनेस और ओल्डर पीपल्स में जो भी कुछ है वो ग्रोविंग जैसे होता है, तो उनमें हमने देखा है कि साइकोलॉजिकल अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं, फिजिकल चेंजेस जैसे स्किन में लेस इलास्टिसिटी रिंकल्स गिरते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी हो जाती है, जो आंखों का कानों का टेस्ट वगैरह बाकी जो पंच ज्ञानेंद्रिय वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, फिजिकली जो हमारी हाइट कम हो जाती है, वॉक जो चलना फिरना है वो भी हमारा वो शेप हमारे पैर की हड्डियां हो जाते हैं डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, उसकी वजह से हम चल भी अच्छी तरह से नहीं पाते, जो बोन्स है वो इतना वीक हो जाते हैं कि जैसे कावड़ा मसला और फाटी टूटा गांठ पड़ते ऐसे बोलते हैं हम। तो बोन का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, डेंसिटी उसकी कम हो जाने की वजह से क्या होता है कि कहीं पर अगर थोड़ा भी गिरते हो और हाथ भी नीचे टेकता है तो हमारा जैसे पुलिस फ्रैक्चर यानी जो हमारा फ्रैक्चर में फीमर जैसे खुदाचे हाड़ मोड़ वगैरह बाकी म्हणतो जो बाथरूम में गए और उनका पैर फिसल गया और उनका खुदे का हाड़ फ्रैक्चर हो गया। छोटे बच्चे भी गिरते हैं बड़े भी गिरते हैं लेकिन उनका फ्रैक्चर नहीं होता, लेकिन जिसकी हड्डियां कमजोर होती है शायद वो बड़ा भी रहा तो भी हड्डियां अगर कमजोर रहती है कैल्शियम डेफिशिएंसी उनमें रहती है तो कभी भी फ्रैक्चर हो सकती है, तो मसल लॉस हो जाता है उनका, और जो शरीर का बॉडी शेप है वो भी स्ट्रक्चर उनका बदल जाता है, इम्यून फंक्शन जो रहता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि व्याधि प्रतिकार शक्ति उनमें कम आ जाती है, शरीर में माल न्यूट्रिशन उसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टडी में ऐसे बताया गया है कि 74% ऑफ मैरिड मेन एंड 56% ऑफ मैरिड वुमन 60 ईयर के आगे भी रिमेन सेक्सुअली एक्टिव वो रह सकते हैं, लेकिन उनका अगर अच्छा लाइफस्टाइल अगर अच्छा खान पान न्यूट्रिशन एक्सरसाइज अगर अच्छी तरह से रहा तो, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम अलग अलग तो हो सकते हैं जिस तरह से हेल्थ रिस्क में क्या है कि प्रोन फॉर इन्फेक्शन, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने की वजह से अलग अलग इन्फेक्शन को प्रोन हो सकते हैं, प्रोन फॉर इंजुरीज अलग अलग इंजुरीज उनकी हो सकती है, और प्रोन फॉर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको तान तनाव सहन करने की उनकी कैपेसिटी नहीं रहती है, तो वो हिसाब से उनको जल्दी से उनके साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, प्रोन फॉर डिजेनरेटिव एंड अलग अलग डिसऑर्डर्स जो रहते हैं, तो वो डिसऑर्डर्स उनका जो है वो शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसीजेस अलग अलग डिसीजेस कभी भी हो सकता है, इसलिए तो उनको बार बार उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज ऑफ डिसेबिलिटीज उनमें हो सकती है, यानी अपंगत्व तो किसी प्रकार का भी आ सकता है अगर हम अच्छी तरह से उनकी तरफ ख्याल नहीं करेंगे, इंक्रीज ऑफ डेथ तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो अचानक वो अकाल मृत्यु भी आ सकता है उनकी तरफ, तो इसलिए ज्यादा अगर ओल्ड एज में अगर देखेंगे तो मॉर्बिडिटी जो आ जाती है कि अपंगत्व तो किस तरह से आ जाता है उनको, तो एक तो कैटरैक्ट और जो मोतिबिंद बोलते हैं उसे इम्पेयरमेंट विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी 88% लोगों में ये प्रॉब्लम दिखाया जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आंखों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। फिर बाद में आर्थराइटिस एंड लोकोमोशन डिसऑर्डर्स ये उनका एक 60% के अभाव शुरू हो जाता है, जो हृदय रोग बीपी ये 80% लोगों में दिखता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी 80% में, कॉग्निटिव हेल्थ वगैरह बाकी,
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में 16%, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, बाकी ये सभी चीजें हैं वो 9% में। अलग अलग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी हमें 9% में मिल जाते हैं। तो ये मॉर्टेलिटी ग्रामीण भाग में और इसमें अगर देखेंगे तो दोनों भी सेम है। अगर मेजर कॉज ऑफ डेथ अगर एल्डरली पेशेंट में देखेंगे तो ज्यादा करके ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो लास्ट में दम लगना, खांसी, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसके ऊपर बाद में हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक से, फिर पैरालिसिस, कैंसर, टीबी, लंग्स, एनीमिया, डायबिटीज, एक्यूट एब्डोमेन, मलेरिया, टाइफाइड, ये इस तरह से ओल्ड एज डेथ ये अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। तो इसमें अगर केयर के बारे में अगर मेडिकल केयर देखेंगे तो इसमें प्रिवेंटिव केयर और क्यूरेटिव केयर ये दोनों भी आती है। सोशल केयर में देखेंगे तो केयर बाय फैमिली और रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके या वेलनेस कोच केयर सेंटर में जाके हम ये सोशल केयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी, लॉ एंड प्रोग्राम्स जो भी उनकी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं और कुछ प्रोग्राम्स है इनसे उनको ओल्ड एज में अलग अलग केयर किए जाते हैं। तो जैसे भी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ फंक्शन कि लास्ट तक उनकी हेल्थ फंक्शन बनी रहे। जो भी डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस एट अर्ली स्टेज, उनको जो भी कुछ डिसीजेस हो रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में, शुगर, बीपी, डायबिटीज, बाकी ये सभी चीजें, अस्थमा वगैरह, बाकी तो उनको जल्दी से जल्दी पहले पहचाने जाए और उसके ऊपर प्रिवेंटिव टूल्स, एक्सरसाइज, जो भी कुछ हमारे 5 पिलर्स ऑफ द हेल्थ देखने वाले हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्रिवेंटिव में अपनी लाइफस्टाइल उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर हैबिट्स में उनको चेंजेस लाना पड़ेगा, इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा उनको। इंजरी प्रिवेंशन करने के लिए जो भी कुछ केयर करने को हमें आता है वो करना पड़ेगा। ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन करने के लिए हमें अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा कैल्शियम, बाकी ये सभी लेना पड़ेगा। क्लीनिंग, रिहेबिलिटेशन ये सब करेंगे और क्यूरेटिव थेरेपी में मेडिकल टेस्ट कुछ करके उसके ऊपर भी दवा गोली हम दे सकते हैं। और सोशल और मेंटल एनवायरनमेंट भी उनका अच्छी तरह से होना चाहिए। देखिए कि ये ओल्ड एज में जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक या वृद्धावस्था में गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लेके उनके बारे में कुछ नेशनल ओल्ड एज पॉलिसीज बनाए हैं, कुछ उनके बारे में कमीशन ने प्लानिंग बनाया है और उसमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, जो सीनियर सिटीजन्स है हमारे, उनके लिए भी कुछ लॉ एक्ट बनाए हैं। और नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली ड्यूरिंग बजट स्पीच, उनके लिए सेपरेटली बजट दिया है। और निराधार उनके लिए भी कुछ ना कुछ अलग। और बाद में जहाँ पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पे भी जेरियाट्रिक ओपीडी यानी वृद्धावस्था की खास उनके लिए दवाइयाँ और कुछ मेडिसिन भी वहाँ पे रहते हैं। और एनसीडी डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे वो अपना उपचार भी करवा सकते हैं फ्री में। अलग अलग नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली फाइनेंस मिनिस्टर ने भी किया है। जैसे हम देखते हैं कि एक बार ओल्ड एज होने के बाद हमें एसटी में फ्री, ट्रैवलिंग फ्री, बाकी ये सभी बहुत सारे फ्री रहते हैं। और जो भी कुछ नर्सिंग केयर जब हम करते हैं ओल्ड एज पेशेंट में तो ज्यादा ज्यादा उनका ऑप्टिमल हेल्थ, वेल बीइंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे किया जाए, तो यही सोच हमारी वेलनेस में आके हम वही करते हैं और उनको एक ज्यादा अच्छा हेल्थ केयर देने के लिए प्रमोट करते हैं जो उनको कंफर्ट एक देता है उनके इसमें। तो ये सब क्लिनिकल इशू में हम एक वेलनेस कोच एक जबरदस्त कार्य करता है। जैसे हमारे पंतप्रधान जी बोलते हैं कि आपको फिट एंड फाइन रहना है मरते दम तक, तो आप डॉक्टर से पहले आप वेलनेस कोच के पास जाइए, वो थोड़ा सा आपको एक अच्छा गाइड कर सकते हैं सभी के बारे में। अगर बीमार रहेंगे तो जब तक डॉक्टर के पास जाके बीमारी दूर करिए, फिर बाद में टाइम स्वरूप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके दीर्घ सुखी संपन्न अगर हमें आयुष्य जीना है, हाँ, तो डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री अगर लाइफ जीना है तो हमें वेलनेस कोच की तरह भी जाके हमें इस तरह से एक कंफर्ट फुल हम लाइफ जी सकते हैं। इस तरह से हम एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अवॉइडिंग एक्सीडेंट, फॉल्स, इम्यूनाइजेशन ये करते करते हम जब यहाँ पे 5 पिलर ऑफ द हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हैप्पीनेस है, स्लीप है, डाइट है, वाटर है, एक्सरसाइज है, तो पॉजिटिव माइंडसेट, इससे हम अपना जो हेल्थ है तो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वास्थ्य इत्यादि दिए थे। इस तरह से करने के लिए नींद तो हर एक ओल्ड एज में 7 से 8 घंटे तो अच्छी तरह से लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसकी वजह से उनका मन शांत रहता है। उनको जो भी बिना नींद के जो भी उनको सब डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं, एसिडिटी हो जाती है, बहुत सारा पचन अच्छी तरह से नहीं होता है और बीपी बढ़ता है, सांधे दुखी, डायबिटीज, ये सभी चीजें अच्छी अगर नींद लेते हैं तो हमें
आ जाती है। अगर किसी को नींद अच्छी नहीं आती तो हमारे इसमें जो भी ब्रेन हेल्थ है, तो ब्रेन हेल्थ अगर ब्राह्मी उसमें है तो उससे क्या होता है कि ओल्ड एज में एक नींद का अच्छी तरह से जो भी उसमें न्यूरॉन्स है तो उसके अच्छी तरह से न्यूट्रिशन वहां से मिलता है। और अच्छा उसके साथ हमारा हर्बल लाइफ लाइन जो ओमेगा 3 हम लेते हैं तो उससे ब्रेन का भी एक अच्छा नरिशमेंट अच्छी तरह से हो जाता है। और उसके साथ जब हम ये अपना नाइटवर्क लेते हैं तो उसमें एल आर्जिनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में जो भी कार्डियक हेल्थ है, रिनल हेल्थ में, इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट कारगर साबित होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी, फोलिक एसिड रहने की वजह से। और जो भी ओल्ड एज में जो अपने रक्तवाहिनी धमनियां जो स्किप होते हैं और जिसकी वजह से वो बीपी ज्यादा शूट होता है तो वो उसकी धमनियां बढ़ती है और अच्छी तरह से ये हो जाता है। देखिए कि 20s में हमारे 100% हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में रहता है जो नाइट्रोजन में मिलता है हमें। लेकिन अबाउ 30-80%, फिर बाद में अबाउ 40-50% देखिए अबाउ ये 50, फिर बाद में कम होता है 60 के बाद खाली शरीर में 50% ही रहता है। यानी 60 ईयर्स के अबव हमारे शरीर में नाइट्रोजन का प्रमाण बहुत ही नगण्य रहता है और जो वहीं से इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि वही नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमें मिलता है तो हमारे रक्तवाहिनियां रिलैक्स होते हैं, उनका जो विड्थ है वो अच्छी तरह से बढ़ जाता है। विड्थ बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बीपी जो रक्तवाहिनियों का जो काठिन्य बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें इलास्टिसिटी, इसको वेस्कुलरिटी जो बढ़ती है जिसकी वजह से डायलिटेशन उसका अच्छी तरह से होता है तो क्या होता है कि बीपी अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। और जो हमारे टारगेटेड ऑर्गन्स है, हृदय है, ब्रेन है, किडनी है, तो उनको एक अच्छी तरह से खून पुरवठा वहां पे जाता है और उनके फंक्शन एक अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म वो टिक सकते हैं। और इस तरह से देखिए कि जब नाइट्रोजन हम लेते हैं तो ये पेरीफेरी में जब सर्कुलेशन एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या जैसे जैसे इस उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जैसे पाइप में गंज चढ़ते रहता है तो वैसे कुछ छोटे माइक्रो वेसल्स में भी ऐसा हो जाता है जिसमें विशेषता डायबिटीज है तो शुगर के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल जिसको बढ़ता है तो वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो रक्तवाहिनियों का जो घेर है वो कम हो जाता है, कभी कभी तो बंद ही हो जाता है जिसकी वजह से टर्मिनल जो पार्ट रहते हैं तो वो सेलुलर न्यूट्रिशन की तरफ वो जाने में अच्छी तरह से नहीं होता। लेकिन जब आफ्टर 20 मिनट नाइट्रोजन लेने के बाद देखेंगे अगर हम तो ये इस तरह से वेजो डायलेशन अच्छी तरह से होकर टर्मिनल पेशी को भी या टारगेटेड या टर्मिनल ऑर्गन्स को भी एक अच्छी तरह से पोषण मिलता है और उनके फंक्शन भी अच्छी तरह से हो जाते हैं। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक अच्छी तरह से वेजो डायलेशन होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम नींबू को एक अच्छा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी पेशाब, यूरिन, बाकी इधर एंडोक्राइन ग्लैंड, इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरोजेनिटल सब सिस्टम की वजह से ये अच्छी तरह से नेटवर्क इम्पोर्टेंट ये उम्र में साबित होता है। तो देखिए कि ये उम्र में हमें एक्सरसाइज तो थोड़ा बहुत तो करना ही है। इस तरह से अलग अलग हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, डांस, जिम, पोने, ये सभी जो चीजें हैं वो अपने उम्र के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन जो अपने मॉर्निंग फॉर्म के ऊपर जो भी डिजाइन जो हमारे एक्सरसाइज किए होते हैं कि संडे को जब छुट्टी रहती है लेकिन मंडे से जब एक्सरसाइज शुरू होती है हमारी योगा से लेकर अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फिर बाद में एरोबिक्स और फिर बाद में जुम्बा तक, ये सभी जो है वो हमारे शरीर, मन और आत्मा सभी को भी एक अच्छा एक मेडिटेशन की वजह से, प्राणायाम की वजह से और सभी की वजह से तीनों स्तरों का व्यायाम एक अच्छी तरह से होता है। और जिसकी वजह से हमारी शारीरिक मानसिक कार्यक्षमता अच्छी बढ़ती है। जो हमारे स्नायु हड्डी है वो ये उम्र में अच्छी तरह से रहता है, वजन भी उनमें नियंत्रित रहते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ओल्ड एज में बैठते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कहीं घूमते नहीं फिरते नहीं, बैठ के रहते हैं। बैठने की वजह से क्या होता है कि उनका ऊपर का घेरा जो वेस्ट लाइन है बहुत बढ़ती है और फिर वो चलने लगे कि गुड़गे दुखते बोल के वो बैठते हैं। फिर बाद में सीडेंटरी लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है और उसी में भी एक बार गाड़ी रुक गई और कहीं पे बैठ गई सामने तो वो गाड़ी बाद में जिंदगी में कभी चल नहीं सकती और फिर बाद में उनका फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता है, फिर उनके घुटने दर्द, बाकी ये सब शुरू हो जाता है। तो ये सभी अगर हम एक्सरसाइज अगर अच्छी तरह से करते हैं, अच्छा पोषक तत्व लेते हैं और मॉर्निंग वॉक, तो सभी से जैसे है कि हमारी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ये सभी अच्छे रहे कि जो हमारा प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन है ये बहुत अच्छी तरह से रहे कि हम एक ओवरऑल वेलबींग को भी एक यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये उम्र में हम ऐसे हेल्थ बास्केट जैसे कम्युनिटी से ज्यादा जुड़ना चाहिए। इसलिए अपने फोन के ऊपर जो भी कुछ यंगर्स है, जो भी कुछ वृद्ध है, तो उन्होंने ज्यादा हमारे घर में जितने ओल्ड एज लोग हैं उनको यहाँ पे मॉर्निंग कॉल में जोड़ना चाहिए। और फिर बाद में जो भी कुछ हमारे समाज में
जो भी है उनको ज्यादा अपने फोरम के ऊपर लाना चाहिए, ना कि यहाँ पे आने के बाद कुछ ले, ऐसा भी नहीं है। तो अपना फोरम जो हमारे जो सीनियर मेंटर्स है हर्षित्रा और भाग्यश्री मैडम, उन्होंने तो बताया है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि वो यहाँ आने के बाद सब कुछ ले, यहाँ पे आए और उन्हें एक्सरसाइज और हमारे साथ कुछ हमारे अच्छे टॉपिक्स भी वो सुनते हैं, उनका एजुकेशन हो जाता है। तो हमारा जो मकसद है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, और उनको एजुकेट करके छोड़ना, यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। और यही हम एक समाज सेवा, देश सेवा मानते हैं। तो इसलिए सभी ने ज्यादा उसका ये करना चाहिए। ओल्ड एज में ज्यादा वाटर का कंज्यूम करना चाहिए, कि बाबा ये वाटर कंज्यूम करते टाइम की हर एक 20 kg ला 1 लीटर वाटर ऐसा होना चाहिए। मेरा 70 किलो वजन है तो मैं 3.5 लीटर पानी में पी सकता हूँ दिन भर, और पीना ही चाहिए। अगर धूप काला ज्यादा है तो 500 ml ज्यादा, ठंडी ज्यादा है तो 500 कम, ऐसा 500 ml कम ज्यादा कर सकते हैं हम। लेकिन 20 किलो को 1 लीटर पानी जाना ही चाहिए। अगर ये ओल्ड एज में क्या होता है कि शरीर का डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है, तो उसकी वजह से उनके शरीर में जो भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू होता है, और सोडियम पोटेशियम उनके कम होते हैं, तो अचानक वो कोमा में चले जाते हैं। तो ऐसे ये स्थिति में उनको ये, अगर हम हाइड्रेट देते हैं तो जिसमें एक 5 इसेंशियल विटामिन भी है, B1 B2 B5 B12 B6 जैसे विटामिन सी, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी है अच्छी तरह से, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस पोटेशियम और सोडियम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो रहते हैं सेल में के, वो अच्छा उनका माहौल बनता है, और एक जबरदस्त उनमें फिटनेस आ जाता है, और जो कमजोरी थकान वगैरह बाकी है वो दूर हो जाती है। तो उसमें देखिए एक सैचेट जो रहता है वो 5 ग्राम का रहता है, और वो 500 ml पानी में हम लेते हैं। तो जैसे हमारा अफ्रेश हम लेते हैं 3 चम्मच एक 500 ml पानी में, हॉट वाटर में, और उसमें थोड़ा नींबू या कुछ डाल के हम एक्सरसाइज करते हैं। तो आफ्टर वर्कआउट हमारे सुबह में के मॉर्निंग के वर्कआउट के दौरान हमें 1 लीटर पानी कंज्यूम करना चाहिए। तो 500 ml अगर हमारा ये हो जाता है अपना जो अफ्रेश हो जाता है, तो अफ्रेश होने के बाद 500 ml जब हम एक सैचेट हाइड्रेट का ले सकते हैं, क्योंकि अभी धूप काला आ रहा है, समर सीजन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो ये जो पोषण देने वाला हाइड्रेट है वो ये बहुत बड़ा है। अभी तो टीवी पे ऐड आ जाएंगे, रसना की ऐड आएंगी, रूह अफ़ज़ा की ऐड आएंगी, पेप्सी की ऐड आएंगी, कोका कोला की ऐड आएंगी, लेकिन वो शुगरी ड्रिंक्स रहने की वजह से वो शरीर में कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन से फैट ज्यादा मात्रा में, एम्प्टी कैलोरी शरीर में ज्यादा जाते हैं। तो उसकी जगह अगर हम हाइड्रेट लेते हैं, कोई बाहर से आता है तो उसको हम बाकी रूह अफ़ज़ा या कोका कोला पेप्सी ऐसे बाहर के जो बीवरेज ड्रिंक्स है वो ना देते हुए अगर हम हाइड्रेट सर्व करेंगे उनको, तो एक जबरदस्त उनको एक नरिशमेंट मिलता है और वो प्रसन्न होकर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये हाइड्रेट जब हम लेते हैं तो पूरे शरीर का इलेक्ट्रोलाइट अच्छी तरह से हो जाता है। फिर दिन में एक बार तो ओल्ड एज में हमें स्किन बूस्टर लेना चाहिए, क्योंकि स्किन बूस्टर में जब खान पान में हम जो पोषण हमारे शरीर को मिलता नहीं है, तो स्किन बूस्टर में जो भी कुछ कोलेजन पेप्टाइड्स प्रोटीन्स है, तो वो हमारे शरीर में जाके जो वीक मसल हुए हैं, लिगामेंट्स जो वीक हुए हैं, टेंडॉन्स है, कार्टिलेज जो रहते हैं, जो जीज झालेले असते, जैसे म्हणते ना की गाडी भाग भाग के, तो बोन स्ट्रांग होते हैं। तो सभी ओवरऑल वेलबींग के लिए अपना स्किन बूस्टर बहुत अच्छा है, कि जो हमारे खान पान से कुछ प्रोटीन्स मिलते नहीं है, तो इसमें से वो कोलेजन जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे कार्टिलेज अच्छे रहते हैं, और हम एक 100 साल तक फिट एंड फाइन स्वावलंबी जीवन जी सकते हैं। ये हमारे जो जैसे बोलते ना की पूर्व वयसी येन कृत्यान, जो पूर्व वयामध्ये अशा प्रकारचे कृत्य करा की जे ओल्ड एज में तुम्हाला त्रास होना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ दारू सिगरेट बाकी ऐसे कुछ बुरी आदत अगर मुझे लगती है तो मुझे अभी अच्छा लगता है कि, लेकिन अबाउ 60 के बाद मुझे वही COPD या बाकी इस तरीके से कुछ बीमारी आके कैंसर जैसे का बाकी ये उनकी मुझे तकलीफ दे सकता है। लेकिन अभी से मैं यहाँ पे फोरम पे एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा प्यारा सा न्यूट्रिशन लेते लेते स्किन बूस्टर जैसे अगर मैं लूंगा, और मेरी स्किन अगर मेरी हड्डी अभी से मेरी स्ट्रांग बनेगी, तो ओल्ड एज में मुझे झट से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं स्ट्रांग रहूंगा। तो इस तरह से ओल्ड एज जैसे जैसे आते हैं तो रिंकल्स पड़ना, मातारपन, जुड़े आना, तो ये भी ये कोलेजन से जल्दी से जल्दी एजिंग प्रोसेस जो हमारा है वो कम हो जाता है, और हमारे शरीर का नरिशमेंट एक अच्छी तरह से होके फिजिकल बेनिफिट्स भी हमारे अच्छी तरीके से हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी हमें अच्छे मिलते हैं। सभी ने सूर्य नमस्कार ये उम्र में करना चाहिए, कम से कम एक 10-15 सूर्य नमस्कार आइडियल अवस्था में अगर हम करते हैं तो
और सबसे बढ़िया सकत संतुलित सात्विक जो आहार है जो हमारा रहता है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ 5 चीजें जो रहते हैं कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, ब्रेड्स, बाकी प्रोटीन्स, मीट्स वगैरह, फैटी मिल्क, ये सभी जो 5 में से कम 3 या 4 हमारे प्लेट में रहना चाहिए। लेकिन सभी चीजें ये उम्र में हम बाहर जाके कहाँ खा सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, सभी चीजें हम एक साथ ला सकते हैं क्या? कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि सबके बच्चे या बच्चियां शादी होके गए रहते हैं, कोई फॉरेन में रहता है, कोई इधर रहता है, तो दोनों ही वो रहते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं खान पान में। सुबह का ना खाना ही है वो रात में खा जाते हैं, या कोई दवा मंगा लेते हैं, या बहुत सारा बाहर से कौन लाने का सब्जी, कौन लाने का बहुत सारा कुछ, तो वो कुछ ना कुछ खान पान में कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। कभी दूध ही लेते हैं, तो कभी कुछ बेकरी प्रोडक्ट ला के खाते हैं, तो कभी खाई तो एक आध दूसरी सब्जी या ऐसा कुछ हो जाता है। तो जिसकी वजह से जैसे जो बेसिक इंस्टिंक्ट जो है हमारी, कि अन्न वस्त्र निवारा और मैथुन, तो उसमें जो अन्न से है, जैसे हम बोलते हैं कि पूरा शरीर हमारा एक दिए की तरह रहता है। तो दिया कब तक जलता है? कि जब तक दिए में तेल है। हर क्षण को तेल कम होते जाता है, घिसते जाता है और दिया चलते जाता है। तो वैसे जो हमारे शरीर की आत्मज्योत है, वो जलाने के लिए हमारे शरीर में जो भी शरीर शरीर चना के वाला हमारा शरीर झींचते चला जाता है, और वो झींच भरून निकालने का जो कार्य है वो हमारा अन्न करते रहता है, और जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम या बाकी सब अच्छी तरह से होता है। तो ये उम्र में खान पान में अच्छा पचन पोषण शरीर का अच्छी तरह से नहीं होता, इसलिए शरीर में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, इन सभी का प्रमाण कम होता जाता है। और उस तरह से हमें फिर बाद में जो देखते हैं कि जो भी हम कुछ अन्न खाते हैं, तो कृत्रिम रीत्या जैसे बोलते ना कि रासायनिक खतांचा यूज करके ये सब फल भाजी बाकी का ये सब करके, हमें तो पता है इसके बारे में, हम मुझसे ज्यादा आप जानते हो। तो ये भी सब पोल्ट्री में भी इंजेक्शन दे के पक्षी बढ़ाए हुए रहते हैं, मीट भी अच्छा नहीं रहता, दूध भी इस तरह से बाहर से आता है कि इंजेक्शन देके 1 लीटर अगर दूध देने वाली गाय रहेगी तो उसको इंजेक्शन देके 5-5, 10-10 लीटर दूध निकालते हैं, तो उसमें हार्मोन सब आ जाते हैं। तो ये सब होने से पूरे शरीर में जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज जाने चाहिए वो अच्छी तरह से जाते हैं। और ओल्ड एज में अगर देखेंगे तो हमें 1800 से 200 कैलोरीज हमारे शरीर में जाना चाहिए, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर वेट जाना चाहिए, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, बाकी ये सभी चीजें हैं तो वो जाने चाहिए। विटामिन ए, ई, सी, एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में जो कैंसर को फाइट करते हैं वो जाने चाहिए। कैल्शियम, विटामिन डी जो जाना चाहिए। फ्रूट्स भी अच्छी तरह से जाने चाहिए, और कम से कम पानी भी ज्यादा पिए, लेकिन साल्ट जो है, शुगर और साल्ट, उसका प्रमाण कम होना चाहिए। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है तला वाला, ये बाकी ये जो फैट रहते हैं अलग, तो वो बुरे रहते हैं। और शुगर और साल्ट ये दोनों भी जैसे पंच महाभूत, तो हमारे हर्षद सर अपने दिनचर्या में बागेश्वर मैडम बोलते हैं, तो पंच महाभूतों से दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा जो न्यूट्रिशनल प्लान है, जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी की तहत, कि जो हम अपना जो न्यूट्रिशन है तो वो उसमें सभी आ जाता है। तो इसलिए सब ओल्ड एज लोगों ने ये अपना न्यूट्रिशन, हम जो सखत संतुलित पोषक आहार जो बोलते हैं कि जिसमें 2 केले का पोटेशियम, फिर बाद में 100 ग्राम प्रोटीन जो सोयाबीन से मिलता है, 2 सफरचंद में जितना सी विटामिन फाइबर रहते हैं, विटामिन ई जो चीज में 100 ग्राम में विटामिन ए रहता है, कैल्शियम जो 1 गिलास दूध में रहता है, ये सभी यहाँ पे एक अच्छा प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। तो फिर ये क्या होता है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसा काम करता है, हमें हेल्दी लंग्स रखते हैं, हेल्दी हार्ट होता है, हेल्दी हार्ट हेल्थ से लेके कॉग्निटिव हेल्थ यानी ब्रेन का फंक्शन हमारा अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम या बोन हेल्थ भी हमारा जबरदस्त रहता है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत ये इतना जबरदस्त जो अमृत जो हम बोलेंगे कि जो सर्व धातूंचे शरीरातल्या जे पोषण करतात, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सप्त धातु से हमारा शरीर बनता है। तो उसको पोषण करने में ओल्ड एज में ये जबरदस्त काम करता है, कि जिसकी वजह से ये प्री डाइजेस्टेड फूड जैसे एक्ट होता है, कि पचन संस्थे के जो भी उनके विकार है, एब्डोमेन के विकार है, तो भी ये हमें अच्छी तरह से पोषण, उसको ज्यादा पचाने की जरूरत नहीं रहती है, उसके लिए उसको प्री डाइजेस्टेड फूड बोलते हैं, वो झट से एब्सॉर्ब हो जाता है। इसलिए तो उनका पीडी कैल्सको जो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड जो स्कोर है तो 1 है, जो इंटरनेशनली जिसके 1 है वो प्रॉपर 100% शरीर में एब्सॉर्ब हो जाते हैं, और सेलुलर लेवल का न्यूट्रिशन देके सेल से टिश्यू और ऑर्गन हर एक उसका स्ट्रांग बनाया जाता है, और ज्यादा ज्यादा शरीर को ऑप्टिमम लेवल तक पोषण दिया जाता है। तो लास्ट तक हम एनर्जेटिक और पोषित बनते रहते हैं, और 114 प्रकार के घटक हर एक सेल को लगते हैं। तो इतने सारे फल फ्रूट खा भी नहीं सकते, खाने के बाद वो पच भी नहीं सकते, इसलिए तो हमारा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट रहता है। और जब हम ये लेते हैं मॉर्निंग में, हम जबरदस्त अपना
पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर या डायनोशेक वहाँ पे मिला के जो अपने शेकमेट और फॉर्मूला 1 के साथ जो भी अपना प्यारा सा आवड़ता फ्लेवर है उसके साथ, तो पूरे एक मॉर्निंग की शेक में हमारा 29 ग्राम यानी 30 ग्राम तक प्रोटीन शरीर में चला जाता है, तो शरीर फिट एंड फाइन रहता है। तो ये मील रिप्लेसमेंट का, कैलोरी कंट्रोल का, न्यूट्रिशनल डेंस रहने की वजह से ये वर्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन उसको कहा गया है, सखत संतुलित आहार रहने की वजह से। तो ये और उसके साथ जो शरीर के माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट जो रहता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये तो हमें शेक से मिलता है, हमारे सखत संतुलित पोषक तत्व जो हम सुबह में लेते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं कि जैसे 20 इसेंशियल न्यूट्रिशन जो रहते हैं, फोलिक एसिड, कैल्शियम से लेकर सभी, तो ये सभी लेने के लिए ये मल्टीविटामिन जो दिन में 3 टाइम सुबह दोपहर शाम अगर लेते हैं हम, तो एक अच्छी तरह से जो हमारा वाइटल न्यूट्रिएंट्स रहने की वजह से जो डैमेज होती रहती है हमारी इम्यून सिस्टम, उसको एक अच्छा ग्रोथ मिलता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सुधरता है और रिपेयरिंग अच्छी तरह से पूरे सेलुलर लेवल तक हो जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना इम्पोर्टेंट रहता है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी इम्पोर्टेंट रहता है। हर एक चीज में इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल, इस तरह से करके थोड़ा मेडिटेशन, जैसे हमारे डॉक्टर सुधीर सर एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम के तहत अलग अलग मेडिटेशन लेते हैं। जब टाइम मिले तो हमारे आशीष सर भी अच्छी तरह से मेडिटेशन लेके वो लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक डिसीज फ्री तान तनाव युक्त वो बनाने की कोशिश करते हैं। वो दोनों की तरफ देखिए, मैं भी कभी कभी बीच में आ जाता हूँ मेडिटेशन लेने और मेरा भी प्रयास करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से अवॉइडिंग जो है, हमें पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से अगर वो गिरते हैं तो अलग अलग जगह फ्रैक्चर हो सकता है, इसलिए प्रिवेंशन रखिए, स्लीपरी चीजें मत रखिए, बाथरूम में हैंडल्स रखिए पकड़ने के लिए, बाथरूम में जो भी कुछ फ्लोर रहते हैं वो स्लीपरी ना रखे और कहीं पर पानी ना फर्श के ऊपर गिरने दीजिए, क्योंकि वो केले के छिलके बाकी ऐसी चीजों के ऊपर पैर रखते हैं तो गिर जाते हैं और जल्दी से फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक हड्डियों को, ब्रेन को अच्छी तरह से ताकत मिले, इसलिए हमारे जो भी कुछ हर्बा लाइफ लाइन जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये जो शरीर में जाता है तो उनको कॉग्निटिव हेल्थ बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। और एक जिस किसी ने डॉक्टर लुइस इग्नारो ने और बाकी जो अपना नाइट वर्क है, तो वो जिसने निकाला तो उनको नोबेल प्राइज पारितोषिक से नवाजा गया है। तो इतने जबरदस्त अपने ये अपने सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है कि उनको करने में एक बहुत बड़ा स्टैंडर्डाइजेशन इंटरनेशनल लेवल का रहता है। पीएचडी गाइड्स डॉक्टर्स की और नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट ये करते हैं, इसलिए वो हमारे शरीर को अच्छा हेल्दी रखते हैं, लॉन्ग लाइफ भी हमें देते हैं। तो इस तरह से अगर हम ओल्ड एज में ये लेते हैं तो हेल्थ अच्छा ब्रेन का रहता है, हार्ट डिसीज से हम मुक्त हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में होता नहीं है, ऑटोइम्यून डिसीज से भी हम बच सकते हैं और अलग अलग अल्जाइमर डिसीज, मेंटल हेल्थ, कैंसर, इससे भी प्रिवेंशन मिल सकता है। और एक एंजाइटी, स्किन अच्छी रहती है हमारी। अगर हम देखते हैं कि ओल्ड एज में इम्यूनाइजेशन भी करके लेना चाहिए, कि लोग देखो कि किस तरह से एनिमल्स, पेट्स वगैरह पालते हैं लेकिन उनको टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो भी ओल्ड एज है उनकी तरफ ध्यान देते नहीं है कि उनको भी इम्यूनाइजेशन, जैसे उन्होंने हमें बचपन में इम्यूनाइजेशन किया बोले तो हम अलग अलग जैसे गोवर, बाकी जो भी कुछ टीबी, इन सभी से बच सके, तो वैसे भी उनको ओल्ड एज में हमारी पूरी जवाबदारी रहती है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, टिटेनस, डिप्थीरिया, ये अलग अलग वैक्सीन जो रहते हैं, तो टाइफाइड वैक्सीन, जॉन्डिस वैक्सीन, ये सभी हम देना चाहिए उनको। और इस तरह से अगर आप ह्यूमनली हेल्थ, अगर कोई बार बार बीमार पड़ते हैं तो सीजनल चेंजेस में उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो पहले ही हमें इम्यून हेल्थ जैसे टैबलेट उनको शुरू करके एक डिसीज फ्री उनको रखना चाहिए। परिसर की स्वच्छता, सभी स्वच्छता करके अच्छी तरह से हम व्यसन से दूर रहना चाहिए। ओल्ड एज में अगर व्यसन करने की उनको इच्छा है तो वो दूर रह के हमारा जो अलग अलग फ्रेश एनर्जी ड्रिंक रहते हैं कि वो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और रिफ्रेशिंग होने के बाद एक अलर्टनेस पैदा करता है और फटीग हमसे दूर करता है, जिसकी वजह से वो उनको कहीं पर भी स्नैकिंग क्रेविंग होती है किसी व्यसन के बारे में, अल्कोहल के बारे में, सिगरेट, टोबैको, तो ये भी क्रेविंग, ये इसमें कैफीन नेचुरल तरीके से रहने की वजह से होती नहीं है, तो ये भी उन्होंने दिन में 2 या 3 टाइम ले सकते हैं, लेकिन रात में 5 बजे के बाद एक ज्यादा करके 6 बजे के बाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रात में अगर उनको नींद नहीं आती इसलिए। तो इस तरह से दिन भर हमें ये ले सकते हैं और उसके साथ अगर एलो कॉन्सेंट्रेट उसमें डाल के हम लेंगे, एलो प्लस वगैरह, तो पेट अगर साफ नहीं रहता रहेगा उनका तो अच्छी तरह से कोरफर की वजह से उनको पेट के प्रॉब्लम जो भी है डाइजेस्टिव हेल्थ
उनकी सुधर जाती है और पेट अच्छा रहता है, उनका पित्त स्राव पेट में अच्छी तरह से होके, खाना हजम अच्छी तरह से होके, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ के पेट साफ होने में मदद हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम जो भी है वो दूर हो जाती है और बॉयल फंक्शन अच्छा हो जाता है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है या मलाव स्तंभ जिसे बोलते हैं, उन्हें एक्टिवेटेड फाइबर्स और अपना कॉम्प्लेक्स या टैबलेट भी वो ले सकते हैं। अगर एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स जो पाउडर है वो एक इसमें 5 ग्राम आ जाता है, और फाइबर हमें दिन भर में 25 ग्राम तक या 30 ग्राम तक हमारे शरीर में जाना चाहिए। जब हम ये सर्विस लेते हैं मॉर्निंग में तो एक 5 ग्राम तक हमारे शरीर में जाता है, जिसकी वजह से पेट सफा तो हर रोग दफा इस तरह से ये होता है। अगर किसी को बार बार जुलाब होते हैं, पेट में दर्द होता है, अल्सरेशन रहता है, तो यहाँ पे हम सिल्की प्रोबायोटिक का सैचेट भी हम ऐड कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन में, और अच्छी तरह से हमारे पेट में जो भी एनवायरमेंट है गुड बैक्टीरिया का वहाँ पे बढ़ा के एक अच्छा कंफर्ट इम्यून सिस्टम हमारे अच्छी तरह से बढ़ता है। क्योंकि हमारा गट हेल्थ अच्छा रहता है तो हमारा ब्रेन हेल्थ अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा दूसरा जो गट है वो ब्रेन है और तीसरा गट जो हमारा है वो हार्ट है। तो इसलिए ये पेट अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा हार्ट और जो ब्रेन है उसके ऊपर भी असर शुरू हो जाता है और हमें दिन भर अच्छी नहीं रहती है। तो जैसे रहता है ना ओल्ड एज, महातारपन, वृद्धावस्था, ये सभी को आने वाला है, तो ये आनंद जैसे होना चाहिए और लास्ट तक हम एक अच्छा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और आत्मिक दृष्टि स्ट्रांग रहना चाहिए, और 100 साल तक हम जी के एक खुद के लिए, अपने कुटुंब समाज के लिए एक अच्छा कुछ ना कुछ योगदान देके हमें यहाँ से इस शरीर से जो इस परम पिता परमात्मा ने हमें कुछ उद्दिष्ट देके यहाँ पे इस पृथ्वी के विश्व के रंगमंच पे हमें अपना पात्र अदा करने के लिए भेजा था। तो उसके लिए हमें एक शरीर का जो बताया है कि परोपकारम इदम शरीरम, इसी चिंतनार्थम इदम मना, विवेकार्थम इदम बुद्धि, ज्ञानार्थम इदम जीवनम, इसके तहत हमें अगर जीना है तो हमें एक अच्छा लाइफ ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अटैच होने के बाद आपको हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, मनी, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन, ये सभी मिलता है। और हमारे शरीर का विनियोग का साधन जो हमारा हेल्थ बास्केट फोरम है खुद, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जोड़ के हम अपना एक परोपकारी कर्तव्य, हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक में का सहाय करूँ अवगे दरू सुपंथ, इस तरह से हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी तरफ से था, ज्यादा मैंने ओल्ड एज के ऊपर बताने की कोशिश मैंने किया है। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। यस, थैंक यू सो मच सर। आज के ओल्ड एज प्रॉब्लम पे, मतलब जो तकलीफें थी ओल्ड एज में, हमेशा ज्यादा तौर पे हम देखते हैं कि कितनी सारी तकलीफें रहती है। मसल का ब्रेक डाउन होना, हड्डियों का ब्रेक डाउन होना, बहुत सारे प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम के ऊपर हमारा न्यूट्रिशन किस तरह से वर्क करता है, हर्बल हेल्पलाइन हो, नेटवर्क हो, आलू प्लस हो, आलू कॉन्सेंट्रेट हो, ऑपरेशन हो, या सब कुछ, तो उसके ऊपर आलू कंसंट्रेट वगैरह सब है। हमारा न्यूट्रिशन जो है किस तरह से वर्क करता है और हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में कैसे मदद करता है, ये हमें बताया है आनंद सर ने। अगर इसी के बारे में किसी का क्वेश्चन हो या कोई फीडबैक हो, कोई देना चाहता है, तो उसने हैंड रेज करना है। यस, अगर कोई बात करना चाहता है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है, किसी का कोई फीडबैक है, तो हैंड रेज करना है। या किसी का आज बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, तो भी चैट बॉक्स में डालना है, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर सकते हैं उसे। यस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन तो मैंने डीप लेने की कोशिश किया है, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर कोई फीडबैक देना चाहता है तो भी फीडबैक दे सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, शायद आप अगर कोई एक आधा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके आंसर में बहुत सारे लोगों का आंसर मिल सकता है, इसलिए फीडबैक दे सकते हो, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। यस, अगर किसी का एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो उन्होंने भी हैंड रेज करना है। तो हम, हमारा अपने फोरम का जो दस्तूर है कि सबके सामने, सबके साथ हम वो खुशियाँ हम एक मिनट में बांट के हम वो सेलिब्रेट करते हैं, और आपकी खुशी में हम भी झूमते हैं, नाचते हैं, तो हमारा दिन भी बहुत अच्छी तरह से एक अच्छा जाता है। और सब यहाँ पे जो भी हमारे फोरम के ऊपर बड़े हैं, बुजुर्ग है,
और जो भी हमारे मेंटर्स है उनसे हमें आशीर्वाद मिलता है और एक हमारा दिन भी अच्छी तरह से चला जाता है। यस, तो हैंडल्स किया है पहले डॉक्टर निर्मला मैडम ने एज यूजुअल। यस मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल एंड गुड मॉर्निंग आनंद सर। बहुत अच्छे से आपने सभी वैल्यूज डिलीवर किए हैं। फिर भी मुझे लगता है कि सभी के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछूं कि जैसे बहुत से लोगों को स्पाइन में प्रॉब्लम होती है आजकल, ऐसा नहीं कि ओल्ड एज में ही होती है, अर्ली एज में भी ये प्रॉब्लम सभी आ रहे हैं। तो वो स्पाइन में जसं बरेच म्हणतात आमच्या मणक्यात गॅप आली, मग ते कॉम्प्रेस झालं आणि मग ते इसकी वजह से उनको शियाटिका या फिर पैर में दर्द ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम उनको क्या गाइड कर सकते हैं सर? ऐसा एक मेरा, क्योंकि ये अभी कॉमनली बहुत से लोगों में दिख रहा है। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर मैडम। आप तो प्राध्यापक है, प्रोफेसर है, बहुत अच्छा आप मार्गदर्शन करते हैं हमें भी। तो देखिए कि कैसा होता है कि जैसे हमारी 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, जैसे जैसे उनका एजिंग होता रहता है, जैसे जैसे चलते हैं तो वो टायर घसते चले जाते हैं, हर एक उनके इसमें जीज होती जाती है। तो वो जीज भर के अगर हम गाड़ी में क्या करते हैं कि टायर बदलते हैं, उसके जो भी कुछ सस्पेंशन है वो बदलते हैं, लेकिन मानव शरीर में ऐसा हम नहीं कर सकते कि हमारा ओबाम पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है एक स्प्रिंग जैसी रहती है। हर एक हम ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बाकी का हम ज्यादा कष्ट करते हैं, पूरे तरुण में अवस्था में हम 60 बरस तक हमारे परिवार के लिए हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो हमारे शरीर में भी वो डिजेनरेटिव चेंजेस होते रहते हैं। कभी कभी जैसे बोलते हैं ना कि हर कोई हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहता। हेल्थ कॉन्शियस खाली 2 तक का ही लोग रहते हैं, जिसकी वजह से देखिए लोक संख्या कितनी है। हमारे हर एक यहाँ पे जो अपने फोरम के ऊपर जो भी कुछ सुजान नागरिक है कि जो हेल्थ के प्रति जागरूक है, तो उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत सारे हैं, लेकिन आते अपने फोरम के ऊपर कितना 70-80 तक वगैरह बाकी। तो क्यों? तो उनको हेल्थ अवेयरनेस नहीं है ज्यादा, तो इन्हीं लोगों को ज्यादा आगे चल के प्रॉब्लम आ सकते हैं कि जो यहाँ पे आते नहीं। तो क्योंकि वो हेल्थ अवेयर नहीं रहने की वजह से उनका लाइफस्टाइल इस तरह से रहता है कि उनके डीजेनरेटिव चेंजेस जल्दी आ जाते हैं, एजिंग प्रोसेस जल्दी आ जाती है। जैसे अनिल कपूर का अगर देखेंगे हम, तो 40 बरस के लोगों में बैठ गया तो भी उनका एजिंग प्रोसेस समझ में नहीं आता, क्योंकि वो हेल्थ अवेयर रहता है। उस तरह से लोग अगर हेल्थ अवेयर हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम सभी को होती है, लेकिन देर से होना शुरू हो जाती है। लेकिन आज तो 30 बरस से आगे 35-40 बरस में भी उनके स्पॉन्डिलोसिस का त्रास है, स्पॉन्डिलाइटिस है, साइटिका शुरू हो चुका है, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनका व्यायाम का अभाव, सखत संतुलित पोषक आहार टाइम पे नहीं है, धक्का-धक्की से तान-तनावित जीवन उनका, निद्रा अच्छी तरह से नहीं है, जो 5 व्हीलर हेल्थ के ऊपर वो अच्छी तरह से ध्यान देते नहीं है। तो ये सभी चीजें रहती है जो कारण रहते हैं कि वो सखत संतुलित आहार ना लेना, अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं करना, जिसकी वजह से उनका जो पोषण होना चाहिए टारगेटेड ऑर्गन्स की तरफ जाके तो अच्छी तरह से नहीं होता, उनके शरीर में डेफिशिएंसीज हो जाती है। देखिए कि स्पाइन का प्रॉब्लम एक तो डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है, और एक तो ओबेसिटी ज्यादा बढ़ने के बाद जो भी रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, जो धातु है वो मेद यानी फैट में ही ज्यादा उनका कन्वर्ट हो जाता है। आगे की जो धातु रहते हैं अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु का पोषण अच्छी तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसका वहाँ का जो व्याधि प्रतिकार शक्ति है या उनका स्ट्रक्चर है, तो वहाँ का जो भी है वो बिगड़ जाता है। वहाँ पे इंफ्लामेशन को ज्यादा तरीके से इम्यून वहाँ पे कम हो जाती है, और इंफ्लामेशन की वजह से वहाँ पे अलग अलग स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिथोसिस, और जैसे हम स्लिप डिस्क, प्रोट्रूडिंग कुछ वहाँ से आना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ से जो भी साइटिक नर्व निकलती है उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। फिर बाद में ये अलग अलग उनमें ये डिसऑर्डर्स या सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी का प्रॉब्लम जो भी है कि उनको ओवरवेट है या अंडरवेट है, उनकी लाइफस्टाइल सुधारना, उनको सखत संतुलित पोषक आहार देना, ये सभी चीजें अगर हम करते हैं तो जिस तरह से गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल की वजह से उनको वो बीमारी की तरफ वो चले गए, तो अच्छी तरह से वो लाइफस्टाइल मेंटेन करके अच्छा सखत संतुलित पोषक आहार लेके अपने इस फोरम पे आके वो अपना जो भी उनका जो वो डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहे हैं तो उनको फिर से हम नॉर्मल की तरफ ला सकते हैं ये करने के बाद। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम तो होने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा करके ट्रैवलिंग हो रहा है, ज्यादा करके ये केयरलेस इग्नोरेंस जैसे हम बोलते हैं ना, उसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स है। यस, थैंक यू मैडम। अगर आपको भी कुछ वैल्यूज ऐड करने के तो कर सकते हैं डॉक्टर निर्मला, आप हमारे गुरु। यस यस यस, सर ने जो अभी बताया कि जो डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत अर्ली एज में हो रहे हैं और उसकी वजह से हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये डिजेनरेटिव चेंजेस ना हो इसलिए हमारा जो शेक है वो हमें बहुत
ज्यादा मदद करता है कि हमारे शरीर में जो डिजेनरेटिव चेंजेस है उसको रोककर हमारी जो बॉडी है उसको अंदरूनी अच्छा करता है। और डेली हमारे मॉर्निंग कॉल में हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक्सरसाइज तो हमारे साथ ही होता है और एक हेल्पिंग कम्युनिटी हमारे साथ है। और जैसे अभी आनंद सर हमें हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो ये भी एक बेनिफिट है कम्युनिटी से जुड़ने का। नॉलेज तो मिलता ही है, न्यूट्रिशन का भी, अपने खान पान का भी, अपने शरीर का ध्यान किस तरह से रखा जाए। और सर ने बहुत अच्छे से आज समझाया है। हमारे जो टारगेटेड न्यूट्रिशन है जैसे कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, इनको भी हमने ऐड करना चाहिए ताकि हमारे घुटने की हेल्थ अच्छी। नेटवर्क के बारे में बताया सर ने, तो सर थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अभी अर्ली एज में ही ये चेंजेस हमारे शरीर में आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। थैंक यू। तो चलिए, आज शायद किसी का बर्थडे एनिवर्सरी नहीं है, सभी के शायद क्वेश्चन हो चुके हैं। तो एक लास्ट का गाना लगा के हम कॉल का एंड कर सकते हैं। तो देखिए, यस, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर निर्मला मैडम का जो नेत्र चिकित्सा के ऊपर एक लेक्चर होने वाला है, वो टॉपिक डिलीवर करने वाले हैं। वो टॉपिक का फायर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आई हेल्थ के ऊपर वो टॉपिक उनका रहने वाला है। क्योंकि हमने अभी देखा है कि जैसे अबव 40 हम जाते हैं तो 40 हमें लगती है, तो 40 में ही ना लग के आजकल 20 में भी लग रही है, छोटे बच्चों में भी लग रही है। तो ये 40 हमें अबव 60 या 70 ईयर्स के बाद लगना चाहिए। पहले की देखिए 100 साल की बूढ़ी भी रहती है तो वो सुई में धागा डालती थी, क्योंकि उनके खान पान ही इतना जबरदस्त था जिसकी वजह से उनका सभी ऑर्गन्स एकदम फिट एंड फाइन रखते थे। तो किस तरह से ये आई हेल्थ मेंटेन रखना चाहिए और ज्यादा हम किस तरह से 40 से दूर रहे, और ये बताने की जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच डॉक्टर निर्मला जलदांडे मैडम जो नागपुर से बिलोंग करती है, तो हमें 17 तारीख कल ये उनके एक अच्छा सेशन होने वाला है। तो ज्यादा लोगों को आप ये लिंक दे सकते हैं और ज्यादा लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आई हेल्थ ये सबके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि जैसे एक बार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि अगर मेरा कोई भी अवयव खराब हो जाता है या कोई लेता है तो लेके जाओ, लेकिन मेरी आंखें शाबुत रहनी चाहिए, क्योंकि मैं आंखें अगर शाबुत रहती है तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा और वही किताब से जो मुझे प्रेरणा मिलती है उससे मैं खुद को और मेरे देश को मैं आगे ले जा सकता हूँ। इसलिए आई हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी ने ये लिंक ज्यादा लोगों को देखिए, ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट होना चाहिए और सभी ने देखना चाहिए। यस, थैंक यू मैडम। इस कॉल से हम एंड करेंगे। सांस में
चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, इवनिंग बैच में सभी मिलेंगे एक साथ। यस चलिए, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर।